हेलो स्टूडेंट, ये ऑप्टिक सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। कुछ नया आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, अब आगे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो इसी डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगी ताकि और बेहतर आप समझ पाओ। देखो, लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको समझाया था किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जबकि दोनों ओर का माध्यम एक समान हो। फार्मूला आपका निकला था 1/f that is equal to Ng-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। हम इस लेक्चर नंबर 10 में फिर वही डेरिवेशन आपको कराने जा रहे हैं, लेकिन अब दोनों का माध्यम क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जबकि उसके दोनों का माध्यम अलग अलग हो, इधर कोई दूसरा माध्यम, इधर कोई दूसरा माध्यम, और बीच में लेंस तो जनरली कांच का या जिस किसी पदार्थ का है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट में आप जय हिंद लिख दो। आप देखना, एक लेंस लेते हैं, कोई भी लेना है तो हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ऐसे, ये अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाते हैं। ये कोई बिंदु वस्तु है, हमने यहां पे ले लिया, इसका नाम O। मैं जानते हो लेंस बहुत पतला है। आप भी कहोगे इतना मोटा सा आपने लेंस बनाया, आप बोल रहे हैं लेंस बहुत पतला है। देखो, बहुत पतला लेंस बना देंगे तो अंदर कैसे प्रकाश किरणें जा रही हैं हमको समझाने में, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो बनाया गया काफी चौड़ा मोटा, लेकिन आप मान के चलना कि लेंस की मोटाई यहाँ पे बहुत कम है। मतलब वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V के कंपेरिजन में इसकी मोटाई प्रकाश से नेग्लिजिबल है, उपेक्षणीय है। ये हमने बिंदु वस्तु लिया, प्रकाश किरणें सब तरफ जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, सब तरफ जाएंगी। हम इसमें से कोई एक प्रकाश किरण लेते हैं। यहां से एक प्रकाश किरण निकली ऐसे और यहां पहुंची, ये प्रकाश का जाने का रास्ता हो गया। देखो, प्रकाश किरण को हम यहां तक लाए लेकिन पेन हमारी रुक गई। हमने जानबूझ के रोका, जानते हो क्यों? क्योंकि इसके बाद माध्यम बदल रहा है। मान लो इधर एयर है तो इधर यहां पे क्या, ग्लास। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। अभिलंब क्यों झुकेगा, झुकाएंगे बाद में, पहले यहां पे देखो अभिलंब कहां पे होगा। और अभिलंब के लिए जिस गोले का ये हिस्सा है इसका सेंटर यहीं तो कहीं पड़ेगा, ठीक। तो सेंटर से आप इसको मिलाओ इसे, मान लो इसका सेंटर यहां कहीं पड़ा, ठीक है। तो सेंटर से इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे पहले। तो प्रकाश किरणें यहां से निकली हैं ऐसे ऐसे, ये ठीक। आप देखना, अगर जो माध्यम ये है मतलब कांच, वही कांच अगर यहां पे हो तो प्रकाश किरणें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, मुंह खींच को जहां कहीं काटेंगे, प्रतिबिंब वहीं बनाता। जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। ये ठीक, यहां पे कांच है, अगर यहां भी कांच होता तो बिना विचलित हुए प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जाती और प्रतिबिंब वहां पे उस जगह पे बनाती ऐसे ऐसे, ठीक। इस बिंदु का नाम मान लो हमने आई डैश मान लिया। अब रियलिटी पे आप आओ, जो इधर का अपवर्तक पृष्ठ है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, इसके बाद फिर तो माध्यम बदल रहा है। आपने हेडिंग देखो, जबकि उसके दोनों ओर का माध्यम अलग अलग है। इधर मान लो कोई भी माध्यम, मान लो एयर है, इधर मान लो वाटर भरा हुआ है, कोई भी माध्यम आप मान लो, ठीक है। तो आप जानते हैं यहां पे फिर एक बार अपवर्तन होगा, तो प्रकाश किरण किधर जाएगी, इसके लिए हमको फिर यहां पे अभिलंब की आवश्यकता होगी, नॉर्मल जिसे आप कहते हो। तो इधर के पृष्ठ के लिए सेंटर इधर ही तो कहीं आएगा यहां पे, ठीक। तो यहां सेंटर से, यानी इधर का जो पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है, इसका सेंटर यहां पे है, तो सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, अभिलंब मिल जाएगा। उसका सेंटर यहां पे कहीं है, तो यहां से ऐसे लाते हुए ऐसे ऐसे, ये हमने खींचा। आप ये मान के चलो पीछे इधर लाएंगे तो इसका जहां सेंटर होगा वहां पे आके मिलेगा। हमको अभिलंब की आवश्यकता है, ठीक है। अभिलंब ने खींचा, कोई जरूरी कि यहां तक आप लेके आओ, खींचो। मान लो यहां पे कांच है और मान लो इधर जल है। आप जानते हो कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5, और जल का अपवर्तनांक कितना, 1.33। तो निश्चित रूप से कांच के सापेक्ष ये जल क्या, विरल है, और सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो सीधे वहां पे जाता, लेकिन यहां पे क्या कांच, यहां पे क्या जल। तो ऐसी कंडीशन में सघन से विरल में जा रहा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो ठीक है, दूर हटा के दिखाते हैं आपको। ये प्रकाश किरण यहां से निकली और यहां कहीं पे आई, ये
इसका मतलब कि इसका प्रतिबिंब अंतिम कहां बनेगा, यहां पे। मान लो इसका नाम है O, इसका कुछ नाम मान लिया जाए, मान लो इसका नाम है I, ये अंतिम प्रतिबिंब। एक बार फाइनली फिर आपको समझाएं, ये कोई बिंदु वस्तु है, प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में निकलेंगी। कोई एक प्रकाश किरण हमने लिया, प्रकाश किरण यहां से यहां पे आई, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, यहां से प्रकाश किरण अपवर्तित हुई, और जो माध्यम यहां पे, वही माध्यम अगर यहां पे होता तो स्टेट यहां पे जाती, प्रतिबिंब यहां पे बनता। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां पे फिर एक बार माध्यम बदला, और जब माध्यम बदला तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या विचलित हुई, और विचलित होकर यहां पे प्रतिबिंब बनाएगी। अब ऐसी कंडीशन में यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम U मानेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी को V मानेंगे, और यहां से I डैश तक की दूरी को हम V डैश मानेंगे। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी को U से लिखेंगे, और आप पूछोगे यहां से कि यहां से, तो फिर आपको याद दिलाएं, U V डैश की तुलना में लेंस की मोटाई उपेक्षणीय है, चाहे यहां से U मानो चाहे यहां से U मानो। उसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की दूरी को V से लिखेंगे। आप पूछोगे यहां से कि यहां से, आपको फिर समझाएं, चाहे यहां से V मानो चाहे यहां से मानो। क्यों? आप जानते हो लेंस की मोटाई उपेक्षणीय, नेग्लिजिबल है। उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक की दूरी को V डैश से लिखेंगे, चाहे यहां से मानो चाहे यहां से मानो। क्यों? लेंस की मोटाई उपेक्षणीय है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, इस डिस्टेंस को हमने U लिखा, तो कौन सी डिस्टेंस पहले आप देखना, ये और ये। उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस V कहलाएगी, ये और ये। यहां से लेकर और यहां तक की पूरी डिस्टेंस हमारी V डैश कहलाएगी। ये U, ये V और ये V डैश। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। अच्छा, उसके पहले मान लो जो इधर का पृष्ठ है, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और जो इधर का पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम पहले एक बार प्रथम अपवर्तक पृष्ठ लेंगे, और जो फार्मूला आपने पढ़ा इसके पहले ना, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन Ang-1/R दैट इज इक्वल टू Ang/V-1/U, हम उसी का यूज करेंगे। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए हम लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को किनारे करते हैं, हमको लिखने के स्पेस मिल जाए यहां पे। जैसे गोली उत्तल या गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपने फार्मूला निकाला, Ang-1/R दैट इज इक्वल टू Ang/V-1/U, हम उसी का यूज करने जा रहे हैं। आप देखना, तो आप जानते हो इधर के माध्यम को मान लो हमने 1 कोड दे दिया, बीच वाले माध्यम को यानी लेंस किस पदार्थ का बना हुआ है उसको हमने 2 कोड दे दिया, और उसको हमने 3 कोड दे दिया। मान लो इधर का कोड है 1, ये, और लेंस जिस पदार्थ का बना है मान लो उसका कोड हमने मान लिया 2, और लेंस के इस तरफ का जो कोड है इसको हमने मान लिया 3। ये अब प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए आप आओ, तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए आप देख रहे हो Ang-1 जैसे था, तो आप जानते हो Ang की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 and 2, यहां पे 1 and 2 माइनस 1 अपान R1 दैट इज इक्वल टू, फिर Ang अपान V, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 and 2 अपान V डैश। आप पूछोगे V डैश क्यों? भाई प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, और प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, V डैश दूरी बन रहा है, तो हमने V डैश कर लिया, फिर माइनस 1 अपान, और यहां पे क्या हो जाएगा U। आप अच्छी तरीके से जानते हो 1 and 2 दैट इज इक्वल टू N2 अपान N1, ठीक। अब इसको यूज करेंगे यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा N2 अपान N1 माइनस 1 अपान R1 दैट इज इक्वल टू, यहां पे फिर
n2 अपान n1 ऐसे अपान v डैश और -1 अपान u। हमको और स्पेस चाहिए तो उसको जरा किनारे करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का टेंशन मत लो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, पूरे बोर्ड वर्क का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे देखना, तो n2 अपान n1 है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, n1 एलसीएम लेंगे, तो n1 यहाँ पे ऊपर एलसीएम हो गया ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1, अच्छा अपान r1, ये दैट इज इक्वल टू n2 अपान n1 इंटू वी डैश, फिर यहाँ पे -1 अपान u। अब ये n1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर n2 माइनस n1 अपान n1 और यहाँ पे r1 दैट इज इक्वल टू n2 अपान n1 और v डैश और -1 अपान u। बोथ साइड हम n1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखना। तो आप आगे देखना, तो यहाँ पे n2 माइनस n1, ठीक, और यहाँ पे n1 आ गया अपान n1 इंटू r1 दैट इज इक्वल टू n2 और यहाँ पे n1 अपान n1 इंटू वी डैश माइनस यहाँ पे n1 अपान u। अब देखो n1 से n1 कैंसिल, n1 से n1 कैंसिल, तो नेक्स्ट लाइन फिर आपकी निकल के आई यहाँ पे n2 माइनस n1 अपान r1 दैट इज इक्वल टू n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u। और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। अब हम द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ लेंगे, स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। अब द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आप देखना, अच्छा इस मान लो इस किरण का हम यहाँ पे नाम मान लें O, इसका नाम मान लो यहाँ पे A और इसका नाम मान लो B, ठीक। जरा आप ध्यान से देखना, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हमारा यही तो है जिसकी रेडियस कितनी r2 है। अच्छा द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए AB क्या है, आपतित किरण है, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए BI क्या अपवर्तित किरण है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटता हुआ प्रतीत हो वही उसके लिए क्या होता है, वस्तु, और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटता हुआ प्रतीत हो वही उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, उसके लिए वस्तु कौन होगा, ये AB किरण अगर पीछे बढ़ाएं तो क्या मुख्य अक्ष को काटेगा, कभी नहीं, लेकिन आप आगे बढ़ाओगे तो I डैश पे काटेगा। मतलब द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए I डैश क्या है, वस्तु, भले आभासी सही, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए I क्या है, प्रतिबिंब, जो कि वास्तव में जा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब ऐसी कंडीशन में तो फार्मूला आप जानते हो 1 and 2, तो 1 and 2 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो ये आपका इसका कोड कितना 2 है, इसका कोड कितना 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2n3। आप देखना 2n3 -1 अपान, अब इसकी त्रिज्या कितनी r2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r2 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2n3 अपान अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पे, v दूरी पे, तो यहाँ पे क्या हो गया v -1 अपान और यहाँ पे क्या हो जाएगा v डैश, ये। और आप अच्छी तरीके से जानते हो 2n3 दैट इज इक्वल टू n3 अपान n2, तो यहाँ पे हो जाएगा n3 अपान n2 -1 और अपान r2 दैट इज इक्वल टू n3 अपान n2 और यहाँ पे v और -1 अपान v डैश। n2 अपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया n3 माइनस n2 अपान
ये R2 दैट इज इक्वल टू N3 अपॉन N2 नीचे आ जाएगा तो N2 इंटू V और माइनस फिर यहां पे 1 अपान और V डैश। अब आप जानते हो N2 यहां पे भी नीचे आ जाएगा तो नेक्स्ट लाइन के लिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहां पे। अब N2 नीचे आ जाएगा तो यहां पे हो गया फिर N3 माइनस N2 अपॉन N2 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू N3 अपॉन N2 इंटू V और माइनस 1 अपॉन V डैश। हम एक काम करते हैं, N2 यहां भी N2 यहां भी है तो क्यों ना बोथ साइड हम यहां पे क्या N2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखना तो यहां पे हो गया N3 माइनस N2 और ऊपर N2 अपॉन N2 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू N3 अपॉन N2 और V। तो N2 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो N2 यहां भी लिखा जाएगा और माइनस फिर यहां पे आप जानते हो भाई N2 से बोथ साइड तुमने मल्टीप्लाई किया तो यहां भी होगा यहां भी होगा यहां भी होगा तो यहां पे N2 आ गया यहां पे N2 आ गया अब यहां भी N2 आएगा। अब कैंसिल करो N2 से N2 कैंसिल यहां पे N2 से N2 कैंसिल। नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी N3 माइनस N2 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू N3 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो देखो क्या आएगा, दोनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं फिर राइट हैंड साइड लिखते हैं ऐड करके। आप देखना तो N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड का LHS ले लो आप N3 माइनस N2 अपॉन R2 ठीक दैट इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड इसका लो आप यहां पे तो यहां पे आपका हो जाएगा N2 अपॉन V डैश N2 अपॉन V डैश फिर माइनस N1 अपॉन U फिर प्लस N3 अपॉन V और माइनस N2 अपॉन V डैश। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ जो हो रहा हो कैंसिल किया जाए तो N2 अपॉन V डैश N2 अपॉन V डैश कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन देखो क्या निकल के आ रही है N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2 और दैट इज इक्वल टू। अच्छा ये माइनस वाला पहले है फिर प्लस वाला बाद में तो क्यों ना प्लस वाले को पहले ले लें। तो यहां पे हो जाएगा फिर N3 अपॉन V और माइनस N1 अपॉन U। इस प्रकार से पतले लेंस का एक फार्मूला आपको मिला जबकि उसके दोनों का माध्यम अलग अलग हो। अब एक कंडीशन हम लेके चलते हैं कि लेंस के दोनों का माध्यम अगर एक समान हो, मतलब बाईं तरफ का माध्यम और दाईं तरफ का माध्यम एक समान हो, मतलब N1 और N3 दोनों बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आप देखना। इफ N1 इज इक्वल टू N3 देन ठीक, तो जहां जहां N3 वहां पे हम N1 लिख देंगे। चलो तो यहां पे आप देखना N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2, तो यहां N3 की जगह पे क्या हो जाएगा N1, तो N1 माइनस N2 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1, देखो N3 है ना हमने N1 लिखा अपॉन V और माइनस N1 अपॉन U। अगर देखो यहाँ पे N2 माइनस N1 है
और यहाँ पे n1 माइनस n2 है, तो क्यों ना यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें। आप पूछोगे उसका फायदा क्या होगा, यही फायदा होगा कि यहाँ भी n2 माइनस n1 आ जाएगा। आप पूछो कैसे, आप देखो n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस, और यहाँ पे हमने माइनस सिंबल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r2। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो माइनस से मल्टीप्लाई करो, यही मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे n1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। ठीक, अब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n1 अपान r2 इक्वल टू यहाँ पे n1 और ब्रैकेट में 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। n2 माइनस n1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे n2 माइनस n1 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 अपान r1 और माइनस 1 अपान r2 इक्वल टू n1 और यहाँ पे 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। आप n1 को इधर ले आओ, तो n2 माइनस n1 अपान n1 और यहाँ पे 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 इज इक्वल टू 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। आगे आप देखना n2 अपान n1 इधर कर लो और माइनस n1 अपान n1 ये हो गया, और यहाँ पे 1 अपान r1 और माइनस 1 अपान r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। देखो n1 अपान n1 ये लो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे 1 अपान r1 और माइनस 1 अपान r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं फिर। n2 अपान n1। ठीक, अगर आप इसी को चाहो तो 1n2 भी कह सकते हो, जैसे होता है ना WNG, ठीक, इज इक्वल टू ANG अपान ANW। ठीक, तो सेम वे आप देखना, जो बाद में लिखा है वो ऊपर और जो पहले लिखा है वो नीचे। तो उसी प्रकार से आप देखना n2 अपान n1 अगर लिखा हुआ तो इसी को हम चाहें अगर यहाँ पे तो 1n2 भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 1n2 माइनस 1 और यहाँ पे 1 अपान r1 और माइनस 1 अपान r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपान v और माइनस 1 अपान u। एक लाइन आपको मिली। द्वितीय मुख फोकस की डेफिनेशन है, मुख एच के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती हैं लेंस से अपवर्तित होकर उसके द्वितीय मुख फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। और आप ये भी जानते हो लेंस के फोकस का तात्पर्य प्रायः उसके द्वितीय मुख फोकस से होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि, ठीक, इफ u दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन v दैट इज इक्वल टू f2, और लेंस के दोनों का माध्यम अगर एक समान हो तो उसकी दोनों फोकस दूरियां भी क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो क्योंकि आप जानते हो इनिशियल स्टेज में आपने माना कि दोनों का माध्यम एक समान हो तो दोनों फोकस दूरियां भी एक समान होंगी, तो यही बराबर आपका हमने f मान लिया। आप जानते हो f2 बराबर f1 बराबर f मान लिया। अब इस वैल्यू को ऊपर फिट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 1n2 माइनस 1 और यहाँ पे 1 अपान r1 और माइनस 1 अपान r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपान, अच्छा v है, फिर यहाँ पे v है तो v की जगह पे हमने क्या लिख दिया, f माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। आप जानते हो 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1n2 माइनस 1 और यहाँ पे फिर 1 अपान r1 और माइनस 1 अपान r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपान f। ठीक, एक फार्मूला आपको मिल गया ये ऐसे। मान लो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया।
थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को आप कंपेयर करो। देखो इक्वेशन थर्ड में देखना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 1n2 - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। और इक्वेशन फोर्थ में क्या लिखा है, वही चीज सेम, 1n2 - 1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो अगर दोनों का LHS बराबर है तो निश्चित रूप से RHS भी बराबर होगा। एक सिंपल फार्मूला आपको मिल गया। आप यूं कह सकते हो, कंपेयरिंग बोथ ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, आप यहां पे देख रहे हो 1/v - 1/u और दैट इज इक्वल टू 1/f। एक सिंपल फार्मूला लेंस के लिए आपको ये भी मिल गया। तो इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो में कि हमने एक लेंस लिया, उसके दोनों का माध्यम क्या अलग अलग था। ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होगा उसका फार्मूला क्या होगा। मेन फार्मूला तो आपका ये निकला, n2 - n1/r1 प्लस n3 - n2/r2 दैट इज इक्वल टू n3/v - n1/u। और इसी से अगर आप चाहो तो अलग अलग कंडीशन में आप फार्मूला प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा दोनों का माध्यम ने बराबर माना तो फिर वही फार्मूला आपका निकल के आया जो लेक्चर नंबर 9 में डायरेक्ट हमने निकलवाया था। इस वीडियो को आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा लाइक कर देना, कुछ कमी दिखी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और ये हमारा डिजिटल बोर्ड पे पहला वीडियो था। कुछ कमी या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताना, हम वेट करेंगे। और इसके बाद अब लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी लेंस है अगर उसको किसी लिक्विड में डिप कराएं तो उसके फोकल लेंथ में क्या चेंजिंग आएगी। और आपको बताएंगे लेंस की पावर मींस क्षमता क्या होती है, उसकी डेफिनेशन कहां से निकाली गई, उसका मात्रक डायोप्टर क्यों होता है। पूरा सीरीज आप देखते रहो, पूरा ऑप्टिक्स हम आपका तैयार कराएंगे।